हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आरएनएस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन और इसी के अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे उसकी सीमाएं एंड इट्स लिमिटेशंस। तो हम लिखेंगे एंड इट्स लिमिटेशंस। हम इसे हिंदी में लिख सकते हैं उसकी सीमाएं। तो विद्युत वियोजन का आर ई एस सिद्धांत एवं उसकी सीमाएं। आर्हेनियस ने 1887 में एक सिद्धांत दिया और यह सिद्धांत कहलाया थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। क्या कहलाया? थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इसी को हम कहते हैं आयनिक थ्योरी, या फिर यूं कहें विद्युत विद्युत अपघटन का सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है यह दुर्बल अपघटन यानी कि दुर्बल विद्युत अपघटनों की विलयन व्यवहार विलयन व्यवहार की व्याख्या करता है। तो आइए देखते हैं हम कि ये जो 1887 में आर्हेनियस ने जो थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन या आयनिक थ्योरी या फिर विद्युत अपघटनी का सिद्धांत, जो कि दुर्बल विद्युत अपघटनों के विलयन का व्यवहार को प्रदर्शित करता है या उनके बारे में व्याख्या करता है, वो है किस प्रकार लागू होता है। माना कि माना कि एक विद्युत अपघटन ए बी है, जो कि दुर्बल प्रकृति का है। तो ये जो ए बी है यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम इसे जल में घोलें, जल में इसका जलीय विलयन बनाते हैं, यानी कि हम यूं कहें कि ए बी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसे मैंने जल में घोला, जल में घोलने पर इसका जो विलयन हुआ वो जलीय विलयन कहलाया। जल में यह दुर्बल अपघटन आयनिक साम्य का निर्धारण करता है। कैसे करता है वो देखिए। माना कि ए है, ए प्लस बी, और ये टूटता है ए प्लस एम वी माइनस।
तो ये एक साम्य अवस्था स्थापित करता है। साम्य अवस्था या साम्य का साम्य स्थापित करता है, यानी कि एक उत्क्रमणीय रूप में वियोजन होता है आयनों का। ये जो आयनों का विभाजन हुआ, ये एक उत्करणीय रूप में हुआ, यानी कि इन दोनों के बीच में टूटना और अनआयनित अवस्था में वापस आना चलता रहता है। तो ये देखिए, ये अवस्था है अनआयनित, यानी कि अनआयोनाइज्ड, और ये अवस्था है आयनित। और ये जो साम्य है, ये है जलीय अवस्था में उपस्थित रहता है। तो अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अवस्था के लिए साम्य निकालेंगे, प्रोडक्ट इसका ए प्लस बी है, जैसा कि मैंने देखा, या सॉरी, जैसा कि मैंने लिखा है। तो इससे हमने हमने क्या कर दिया, साम्य स्थिरांक का निकाल। मैं पुनः इक्वेशन को लिखता हूँ, ए बी पुट करके ए प्लस बी और बी माइनस बी आयनों में। तो माना कि जो कंसंट्रेशन है इनिशियली, प्रारंभिक अवस्था में, जब इसका वियोजन नहीं होता है, और जब इस ए और बी में से अल्फा वियोजन की मात्रा या वियोजित होता है, तो अल्फा इसके बनेंगे और अल्फा इसके बनेंगे, और कंसंट्रेशन में अगर हम लिखते हैं 1 - अल्फा सी इज इक्वल टू सी अल्फा, और सी अल्फा का निर्माण होगा। ये धनायन है हमारा और ये ऋणायन है, दोनों की सांद्रता सी अल्फा है। सी जहाँ सांद्रता को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है, जबकि अल्फा वियोजन की मात्रा को दर्शाता है। अर्थात जब वियोजन नहीं हुआ, तो हमने माना कि हमने इसका वियोजन हो चुका है, तो जितना वियोजन होगा वो उतना ही प्रोडक्ट इसका, यानी कि आयन बन चुके हैं। और कंसंट्रेशन के रूप में इसके लिखें तो हम 1 - अल्फा सी, और यहाँ अगर हम लिखते हैं तो सी अल्फा का निर्माण हो चुका है। तो इसके आधार पे हम देखिए, जो हमने अभी लिखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, देखिए हमने क्या लिखा था। हमने लिखा था K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस ओवर ए बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये सी अल्फा है और ये भी सी अल्फा है, इस कंसंट्रेशन में, सॉरी, अब यहाँ हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं कंसंट्रेशन टर्म लगा चुका हूँ। वो ये दिया, और नीचे ए बी की कंसंट्रेशन जो हमने लिखनी थी वो है सी 1 - अल्फा। और या फिर हम कंसंट्रेशन दोनों समान है, सी अल्फा, ये गया सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा, सॉरी, 1 - अल्फा यहाँ। तो हमने क्या देखा कि जो स्थिरांक है वो क्या निकला, निकला E इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। अब वन, तो अब हम बात करते हैं कि 1 - अल्फा सी अल्फा सी स्क्वायर हो गया। तो अगर हमने 1 - अल्फा इक्वल टू माने इसको, हम वन, क्योंकि उस वाले में जो दुर्बल विद्युत अवरोधक के लिए अल्फा का जो मान का मान एक की तुलना में बहुत कम होता है, उसके अनुसार
वियोजन की मात्रा क्या हो गई? ये हुआ सी, और देखिए ये हमने निकाल लिया, और इसी को कहा जाता है डायरेक्शन लॉ। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आरएनएस का जो प्रथम जो पॉइंट है, जो मैंने लिखा था कि बिलियन में आयन तो आरएनएस का सिद्धांत क्या कहता है कि जलीय विलयन में आयनिक यौगिक उत्क्रमणीय या साम्य का निर्धारण अवस्था में रहते हैं। अब इसका मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ अल्फा जो है आरएनएस सिद्धांत का दूसरा जो बिंदु है वो ये कहता है कि विलयन में विद्यमान धारणा और ऋणायन का विद्यमान कुल आवेश का मान बराबर होता है, जिससे विलयन विद्युत उदासीन बना होता है। तो जलीय विलयन, देखिए क्या हो गया, जलीय विलयन उदासीन होगा, ठीक है, क्योंकि तो कुल चार्ज है वो मतलब बराबर होगा तो विद्युत उदासीन होगा। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि धनायन व ऋणायन विलयन में मुक्त विचरण करता है, यानी कि आयनों का जलीय विलयन में आयनों का मुक्त विचरण होगा। देखिए चौथा बिंदु ये कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बताते हैं कि विद्युत अपघटन पूर्णतः विद्युत हो, यानी कि वियोजन पूर्ण हो जरूरी नहीं, और वियोजन कई बातों पर निर्भर करता है। एक और बिंदु है बिंदु नंबर 5, कि ये जो आयन है लगातार एक दूसरे से संयुक्त होते हैं और फिर आयनित होते हैं, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया। ये भी है कि आयनियस ने ये कहा था कि जो दुर्बल विद्युत अपघटन हैं वो किसी भी सांद्रता पर उनके तुल्य की चालकता का मान जो है उनके आयनन की मात्रा के समानुपाती होता है, यानी कि चालकता और कौन सी, तुल्यांकी, तुल्यांकी